दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 68 और उसमें मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको 225 तक। आइए रिवीजन एक क्वेश्चन का करते हैं और स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज। देखिए 225 नंबर, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। मॉर्फिन हम सभी लोग जानते हैं एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है। तो इसका जो वर्गीकरण किया जाता है वह नारकोटिक्स के तौर पर किया जाता है। किस तौर पे? नारकोटिक्स के तौर पर इसका किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज 67, जिसका क्वेश्चन है 226 नंबर, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन दोस्तों इसमें पाया जाता है। ये सीरीज जो आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। पीएचडी, टीएसटी, सुपर टेट, टेट, रीट हो या किसी भी स्टेट का टेट हो या पेट हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी हो, CBT2 जिसको कहते हैं वो हो, इवन जितने भी एग्जाम जिसमें साइंस आती है, सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 226 का जो मैंने आंसर आपको बताया है वह है निकोटीन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 227, चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक क्या है? तो चाय कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो तंबाकू है, तंबाकू में निकोटीन, चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, मैंने आपको अब देखें क्वेश्चन नंबर 228, प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं बर्तन? वो बने होते कांच के। किसके बने होते? कांच के बने होते। उसी में स्ट्रॉन्ग एसिड को सुरक्षित रखा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, क्षार की पहचान कैसे करते हैं, तो आप कह सकते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती, अर्थात 6.9 हो या इससे कम हो, वो सारे के सारे एसिड की कैटेगरी में आएंगे। और जिनकी पीएच वैल्यू 1, 2, 3 के करीब है, वो प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएंगे। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक है, अर्थात 7.1 से 14 तक है, वो सारे के सारे किसके आएंगे? बेस या क्षार की कैटेगरी में आएंगे। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, वो न्यूट्रल या उदासीन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता चल गया दोस्तों, जो प्रबल अम्ल होते हैं उनको रखने के लिए कांच के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, जिनको बीकर भी आप लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 229, प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरा बैंगनी रंग का यौगिक है। क्या होता है वह गहरा बैंगनी रंग? वह होता पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका करेक्ट आंसर है। और कुछ अगर इसमें आप जानना चाहें, देखिए प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो होता है वह होता पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप समझिए जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका फॉर्मूला क्या होता? KMnO4। क्या होता? KMnO4 इसका फार्मूला होता है। इसे लाल दवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे लाल दवा भी कहते हैं। तो 229 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 230, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? तो यह कहलाती है विश्लेषिक रसायन। अर्थात इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, डी नंबर है। क्या है? विश्लेषिक रसायन इसको कहते हैं। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा विश्लेषिक रसायन शाखा कहलाती है। क्या? विश्लेषिक। अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 231, मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जंगरोधी इस्पात। क्या हो जाएगा? जंगरोधी इस्पात। मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात जंगरोधी इस्पात
कहलाता है। 231 का करेक्ट आंसर डी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 232। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिक बिंदु, अर्थात ट्रिपल पॉइंट। क्या कहेंगे? इंग्लिश में ट्रिपल पॉइंट और हिंदी में इसको त्रिक बिंदु भी कहते हैं। अब आप समझे हिमांक, जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया हिमांक को बताते हैं। हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल का हिमांक क्या होता है तो आप कह सकते शून्य होता है, अर्थात 0 होता है। द्रवणांक या गलनांक क्या होता है, जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता अर्थात बदलता है, गलनांक कहलाता है। किसी भी मेटल्स को पिघलना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, बर्फ हो, जब ये पिघलेगी ठोस से तो वह उसका गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो आप कह सकते 0 सेल्सियस होता है। क्या होता है? 0 सेल्सियस होता है। क्वेश्चन देखिए 233। पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। किससे बना होता है? तो यह बना होता है लेड ऑक्साइड से। किससे बना होता है? यह लेड ऑक्साइड से बना होता है। जो पेंसिल लेड है वह ग्रेफाइट से बना होता है। ये कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता। साथ में यह विद्युत का भी सुचालक होता। काजल, जिसको कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक भी कहते हैं, यह काला मुलायम पाउडर होता है जिसमें 99% कार्बन होता है। इसे कैरोसिन तेल, एसिटिलीन या टारपेंटाइस तेल, घी आदि को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा की उपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग जूते पर पॉलिश, काला पेंट, स्याही आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 233 का करेक्ट जो आंसर है वह ए क्या है? सी नंबर, लेड ऑक्साइड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 234। क्या है? 234 है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नाम निम्नलिखित को दिया गया। किसको दिया गया? फर्स्ट नंबर देखिए हानिकारक जीवाणु को, या जहरीले पदार्थ को, या संक्रमणकारी विषाणु को, या डी नंबर रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन अर्थात इनहिबिट करते या उन्हें नष्ट करते हैं। तो प्रतिरक्षी नाम निम्नलिखित को दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन या इनहिबिट करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। तो देखिए टिक लगा देते हैं, ये रहा इसका आंसर दोस्तों, डी नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 235। विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधि पदार्थ क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति पॉइजन खा ले या कोई ऐसी बीमारी हो जो विष से रिलेटेड हो तो उसको प्रभाव को, उसके इफेक्ट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए या किस प्रकार की औषधि देनी चाहिए? तो उसमें देनी चाहिए प्रतिविष, जिसको इंग्लिश में एंटीडोट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 236। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं इसको? इसको दोस्तों निर्जलीकरण कहते हैं। तो इस 236 का आप लोग जो करेक्ट आंसर देख पा रहे हैं वह है सी नंबर। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? निर्जलीकरण इसको कहते हैं। देखिए किसी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण, इंग्लिश में इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब आप समझिए ऑक्सीकरण, या इंग्लिश में ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन भी इसी को कहते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है या हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब आप रिडक्शन समझे। रिडक्शन मतलब
अनॉक्सीकरण या अपचयन भी इसको कहते हैं, या अवकरण भी इसको कहते हैं। वैसी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग होता है, या ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। यही दोस्तों क्या है, रिडक्शन कहलाता है। इसी को दोस्तों रिडक्शन कहते हैं। आइए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसी में एक और ऑप्शन बचा वाष्पीकरण, उसको भी समझा देते हैं। वाष्पीकरण को इंग्लिश में वेपराइजेशन कहते हैं। साधारण ताप पर गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदलता है तब ऐसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल से बादल का बनना या स्प्रीट का उड़ना, ये वाष्पीकरण के। देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन में आपको निर्जलीकरण बताया, ऑक्सीकरण बताया, अपचयन बताया, वाष्पीकरण बताया, और 236 का जो करेक्ट आंसर है वह सी नंबर है। क्वेश्चन देखेंगे 237, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, इसके बारे में बताना है। पेड़ पौधों के पत्ते को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है, या लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला तत्व है, या दूध में मौजूद एक यौगिक है, या मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाने वाला एक यौगिक है। हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा रक्त है वह रेड होता हीमोग्लोबिन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला ये एक तत्व होता है। और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, जिसको रेड ब्लड कार्पल्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, और इनका जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। और इसमें प्लाज्मा भी दोस्तों पाया जाता है। तो अपना रक्त किसकी वजह से लाल होता, हीमोग्लोबिन की वजह से अपना ब्लड रेड होता है। और 237 का जो करेक्ट आंसर है वह बी नंबर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 238, राइबोफ्लेविन क्या है। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का दोस्तों विटामिन होता है। अब आपको ये बताना है दोस्तों, जितने विटामिन होते हैं जैसे ए बी सी डी ई के, तो ये जो विटामिन हैं इसमें से किसका नाम, साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन होता है। ये चीज़ आपको दोस्तों बतानी है। और विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी, फंक ने विटामिन की खोज की थी। अब आपको हम बता दें जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह होता है रतौंधी रोग। क्या होता है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है, कहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त होता, वह स्पेशली गाजर से। बाकी जितने प्रकार के पीले फल होते हैं सभी से विटामिन ए प्राप्त होता है। अब बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वह बेरी बेरी होता है। कौन सा, बेरी बेरी रोग होता है। और हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह से प्राप्त होता है। अब बात करें हम लोग विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है अर्थात विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है सभी प्रकार के खट्टे फलों से। अब बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बच्चों में सूखा रोग, और जो युवा होते एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमोलासिस। तो आप ऑस्टियोमोलासिस का मतलब क्या होता है, हड्डियों का मुड़ जाना, जैसे पैर की हड्डियों का मुड़ जाना, धनुषाकार हो जाना, या हाथों की हड्डियों का मुड़ जाना, ये सब विटामिन डी की कमी से होता है। अब बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई की कमी से होती है जो रिप्रोडक्शन पावर है वह कम हो जाती, अर्थात प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अब बात करें विटामिन ई स्पेशली प्राप्त कहाँ से होता है, ये लीवर से प्राप्त होता है, सोयाबीन इत्यादि चीज़ों से, या ग्रीन वेजिटेबल से हमें प्राप्त होता है। और इसमें दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं। भुने चने भी इसका एक मुख्य स्रोत होता है विटामिन ई का। अब बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वह होता है रक्त का थक्का न जमना। और विटामिन के प्राप्त कहाँ से होगा, जो विभिन्न प्रकार की ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं इन्हीं से प्राप्त होगा। पालक से भी प्राप्त होगा, चुकंदर से भी प्राप्त होगा। और बात करें दूध की, दूध अपने आप में खुद संपूर्ण आहार होता है। तो 238 का जो करेक्ट आंसर राइबोफ्लाविन क्या है, वह एक प्रकार का विटामिन है दोस्तों। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको खुद ढूंढना है कि राइबोफ्लाविन
किस विटामिन का करेक्ट आंसर होता है, साइंटिफिक नेम होता है, आपको बताना है दोस्तों। अब देखें क्वेश्चन नंबर 239, लड़कियों के जलने से निकलने वाली मुख क्या है। अब यहाँ लकड़ी दोस्तों दिया गया, क्या दिया गया, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। और ये वातावरण में 0.03% प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन 21% होती है, अर्थात 21% प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। बात करें नाइट्रोजन की, ये 78% उपस्थित होती है। तो इसका जो 239 का करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 240, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है। सबसे बुरा जो वायु प्रदूषण होता है वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला CO होता है। अब बात आती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वह कहाँ से निकलती है, कैसे उत्पादित होती है। जितने प्रकार के व्हीकल चलते हैं, वाहन चलते हैं, उनमें में से लगभग सभी वाहनों में, सबकी मैं बात नहीं करूँ बट लगभग सभी वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो वेरी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए गैस बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे बेकार एयर पोल्यूशन यही क्रिएट करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखेंगे क्वेश्चन 241, जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण किसकी वजह से होता है, तो देखिए ये स्पेशली औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। कैसे, इसको आप समझो, औद्योगिक अपशिष्ट से कैसे होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं। उन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है डायरेक्ट वो किसी नदी में जाएगा, नहर में जाएगा, या नाले में जाएगा, या खेतों में जाएगा। वो पानी जहाँ जाएगा उस स्थान को वह खराब करेगा। अगर किसी भूमि पर जाएगा तो भूमि को बंजर करेगा, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। नहर नाले में जाएगा तो जो पानी का, उस नदी का या नाले का, नदी का या नहर का जो जल जीवन होगा वह उस पानी से प्रभावित होगा, अर्थात उन जीवों की मरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सबसे अधिक जो जल प्रदूषण होता है वह औद्योगिक अपशिष्ट से होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है। शीरा, जिसको मोलेसेस कहते हैं, शुगर केन का प्रोडक्ट है। इसे शराब या स्प्रिट बनाई जाती है। शीरा क्या होता है, शीरा से ही तो क्या बनाई जाती है दोस्तों, ड्रिंक बनाई जाती है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर, औद्योगिक इंडस्ट्री। औद्योगिक कहें या औद्योगिक अपशिष्ट कहें या इंडस्ट्री वेस्ट मटेरियल कहें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 242, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL, क्या कहेंगे इसको, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अर्थात नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, क्या कहेंगे, नेशनल केमिकल या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो कहेंगे नहीं, कह भी सकते हैं दोस्तों नेशनल केमिकल या केमिस्ट्री लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, ये पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ पर था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह दोस्तों है मुंबई, जो कि। अब क्वेश्चन देखेंगे 243, पेट्रोलियम पाया जाता, पेट्रोलियम किस में पाया जाता, यह पाया जाता औषधि शैलों में। किस में, औषधि शैलों में यह पाया जाता पेट्रोलियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 का बी नंबर। क्वेश्चन देखिए 244, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती, किस में पाई जाती है, तो ये यूरिया में पाई जाती। किस में पाई जाती दोस्तों, यूरिया में पाई जाती। कितने परसेंट, ये 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कितनी होती दोस्तों, 46 होती है। कितनी, 46% होती है दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। और वातावरण में कितनी नाइट्रोजन होती है, 78% होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 245, बेरी बेरी नामक रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर अर्थात घेंगा रोग। लोहे की कमी से क्या होता है, रक्त नहीं बनता है। हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो बॉडी में ग्रोथ कायदे से नहीं हो पाएगी। तो 245 का करेक्ट आंसर ए नंबर है दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 246, पसीने में क्या होता है, पसीना अर्थात किस महीने में निकलने लगता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इवन सितंबर तक बहुत कायदे का पसीना निकलता है दोस्तों। तो इस पसीने में क्या क्या होता है,
इसमें होता है जल, लवण तथा अवशिष्ट द्रव। जल, लवण तथा अवशिष्ट द्रव पसीने में होता है। पसीने का टेस्ट कैसा होता है? लवण की वजह से नमकीन होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 247। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का क्या अर्थ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो चक्र होता है उसका अर्थ क्या होता है? इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वह है डी नंबर। क्या है? डी नंबर है। मनुष्यों की श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती, तत्पश्चात हरे पेड़ पौधों के द्वारा यह क्या कर ली जाती? अवशोषित कर ली जाती है तथा यह कार्बन फिर क्या होता है दोस्तों, हम आपको समझा दें। सबसे पहले आप समझो कार्बन डाइऑक्साइड चक्र के बारे में। जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये क्रिया कैसे करते हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी दौरान यह हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग जितने जंतु हैं वह श्वसन क्रिया के रूप में करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। तो 247 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर है। मनुष्यों की श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है, तत्पश्चात हरे पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन में परिवर्तित होती रहती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 248। क्या है 248? सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोग होता है, क्यों होता है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता जो आग बुझाती है। किसमें? आग बुझाने के लिए यूज होता है। अब बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। तो इसका जो फार्मूला होता है Na2HCO3। Na2HCO3 इसका फार्मूला होता है। 248 का करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन देखिए 249। किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है। क्यों घातक होता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली जैसे गैस उत्पन्न होती है, जिससे हमारी श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। सांस जब नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो डेथ होने की प्रबल संभावना अर्थात मरने की प्रबल संभावना दोस्तों हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती किसमें? कोयले में या चारकोल में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 250। प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए ए नंबर ग्वानिन तथा साइटोसिन, सी नंबर एडनिन तथा थाइमिन, ग्वानिन या थाइमिन, यूरेशियल तथा थाइमिन। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सोच कर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। सी नंबर हो जाएगा एडनिन तथा थाइमिन। एडनिन तथा थाइमिन जो होते हैं वो प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारों युग्म के साथ ये हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़े होते हैं। कौन? एडनिन तथा ग्वानिन। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।